गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम यूरोप और भारत की आधुनिक संस्कृति का उदय पढ़ रहे थे, तो आज चलिए हम उसी लेसन की आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। चलिए बुक की ओर ध्यान देते हैं। हेडिंग है भारत में। भारत में हमें देखना है कि किस तरीके से वहाँ शासकीय दफ्तरें, व्यापार, पत्र, दस्तावेज, इन सब चीज़ों का मिली जुली संस्कृति के साथ कैसा सामंजस्य रहा, इसके बारे में हम देखेंगे। हमने पहले देखा था कि भारत में भी संस्कृति, फारसी, अरबी आदि साहित्य का अध्ययन और अनुवाद जोरों से चल रहा था। ये सब हम बातें हम लोग देख चुकी। पिछले चैप्टर में भी हमने देखा कि किस तरीके से भाषाओं का अनुवाद हो रहा था और लोगों को उनके बारे में बताया जा रहा था। इनमें न केवल मुगल बादशाह बल्कि छोटी छोटी रियासतों के शासक भी पहल कर रहे थे। मतलब जो मुगल शासक बल्कि जो और भी थे, जो छोटी छोटी रियासतों या छोटे छोटे राज्यों पर वो शासन कर रहे थे, वो लोग भी इन चीज़ों का पालन कर रहे थे। इस काल में मुंशियों व मुनीमों का काफ़ी महत्व था। वे कैसे होते थे? शिक्षक थे और उनके बिना शासन नहीं चल सकता था। जो मुंशी और मुनीम होते थे, उन्हीं के द्वारा ही क्या है वो शिक्षित होते थे और उन्हीं के द्वारा ही शासन चलाना पड़ता था। इन लोगों ने मुगल काल के बारे में कई ग्रंथ रचे, जिनमें हम उनकी विवेचनात्मक और विश्लेषण की क्षमता देख सकते हैं कि उनके द्वारा रचे हुए ग्रंथों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि किस तरीके जो मुंशियाँ थे वो शिक्षित होने की वजह से काफ़ी चीज़ों को जानकारी एकत्र करने में मदद की, उनके बारे में विस्तार करने में मदद की। मुगल कालीन मध्यम वर्ग की एक और विशेषता यह थी कि वह एक मिली जुली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती थी। मतलब एक ऐसी संस्कृति को उन्होंने उजागर किया जो कैसी है, मिली जुली संस्कृति को उन्होंने आगे बढ़ाने की ओर प्रोत्साहन किया था। जो क्या था? मुगल कालीन मध्यम वर्ग की एक विशेषता थी। मुगल कालीन मध्यम वर्ग की विशेषता के बारे में तो हमने देखा, और साथ ही साथ क्या है, जो भारतीय और मध्य एशियाई तत्वों से बनी थी। वो जो मिली हुई संस्कृति किससे थी? भारतीय और मध्य एशिया के लोगों से मिलके बनी हुई थी। वे इन सभी धाराओं में अपनी प्रेरणा लेते थे। जो भी होते थे उससे वो प्रेरणादायक मानते थे और उसे अपने जीवन में लाते थे, और उनका दैनिक जीवन इन सब से प्रभावित था। यही नहीं, वे राजाओं पर आश्रित होने पर भी उनकी स्वतंत्र रूप से आलोचना कर सकते थे। यही नहीं, वे क्या चाहते थे कि साथ ही साथ वे राजाओं पर आश्रित होने पर भी, आश्रित मतलब उन पर निर्भर होने पर भी, उनकी स्वतंत्र रूप से क्या करते थे? आलोचना, उनके बारे में जो भी बातें कहनी थी वो कह सकते थे। उदाहरण के लिए कई मुंशी अपने पुस्तकों में औरंगजेब की असहिष्णु नीतियों की आलोचना करते हैं। मुंशियों ने बताया है कि किस तरीके, पुस्तकों में बताया है कि औरंगजेब की जो नीति थी उसके बारे में किस तरीके से आलोचना की गई है। भारत और यूरोप की बौद्धिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण अंतर यह था कि भारत में छपाई प्रेस का उपयोग न के बराबर हुआ। भारत और यूरोप में जो बौद्धिक मतलब बुद्धि की जो क्षमता थी वो व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण अंतर माना गया था। और साथ ही साथ क्या था? भारत में छपाई प्रेस मतलब छपाई करने का उपयोग नहीं के बराबर था। मुंशी और मुनीम ये लोग मुगल काल के शासकीय दफ्तरों, जो शासकीय दफ्तर होते, ऑफिस होते हैं, उनमें तथा व्यापारियों के यहाँ चिट्ठी पत्र लिखना, कानूनी दस्तावेज तैयार करना, हिसाब किताब रखना, घटनाओं का विवरण लिखना आदि महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य करते थे। वे विभिन्न देशों की भाषा तथा तौर तरीके के जानकार भी होते थे। जो मुंशी और मुनीम हुए करते थे वो चिट्ठी पत्र लिखना, कानूनी दस्तावेज की तैयारी करना, हिसाब किताब के बारे में, इन सब सारी चीज़ों वो प्रशासनिक रूप से काम करते थे। और वे विभिन्न देशों के भाषाओं को भी वो अच्छी तरीके से जानते थे। अब आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में रतनपुर के साहित्यकार गोपाल मिश्र के अपने व्यंग्यात्मक काव्य खूब तमाशा लगभग सन 1689 में
हम उनकी मिलीजुली सांस्कृतिक पहचान को देख सकते हैं। इसके शीर्षक के 2 शब्द फारसी मूल के हैं, जिसमें उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से बतलाया है। अब आगे देखते हैं कला और कलाबोध का एक नया दौर। किस तरीके से कला और कला के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा था उसका किस तरीके से दौर शुरू होने लगा। यह सन 1300 के बाद भारत सहित कई देशों में कला की एक नई लहर चली। कला के प्रति एक नई जोश, एक नई लहर चली, जो कौन से 1300 के बाद भारत सहित कई अन्य देशों में इसकी शुरुआत हुई थी कला से संबंधित। भारत में सबसे महत्वपूर्ण असर वास्तुकला पर देखा जा सकता है। तुर्कों के आगमन से कई नई तकनीकों जैसे भवन निर्माण में मेहराब और गुंबद का व्यापक उपयोग होने लगा। ये तकनीक मूलतः प्राचीन यूनान और रोम में विकसित हुई थी, जो क्या थी, वास्तुकला से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को देखने लगा। जो दूसरे देशों के थे वो भारत में भी देखा जा सकता है। जिस तरीके से भवन निर्माण में मेहराब को उपयोग किया जाना, गुंबद का व्यापक उपयोग किया जाना, ये सी चीज़ें भवन निर्माण कला में देखने को मिली। जब इनका इस्लामी देशों में उपयोग हुआ तो इन्हें एक नया स्वरूप मिला, जो इस्लामी धार्मिक सोच को प्रकट करता था। जब इनको देखा गया तो क्या है, एक नया स्वरूप, एक नया अध्याय देखने को मिला, जो क्या था, इस्लामी धार्मिक सोच को वो प्रकट करता था। जब इस्लामी गुंबद और मेहराब भारत में बनाए जाने लगे तो इनका मेलजोल पूर्व मध्यकालीन मंदिर वास्तुकला के तरीकों के साथ हुआ। मतलब 2 अलग अलग संस्कृतियों का मेल मिलाप यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से इस्लामी गुंबद और मेहराब जो भारत में बनाए जाने लगे थे उसका मेलजोल किससे संबंधित हो रहा था, मध्यकालीन मंदिर वास्तुकला के तरीकों के साथ वो मेल मिलाप हो रहा था। आगे देखते हैं, फलस्वरूप एक नई मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला विकसित हुई। इस 2 संस्कृतियाँ देखने को मिल रही है कि किस तरीके से एक नई मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला विकसित हुई, जिसे हिंदू व मुसलमान दोनों शासकों ने बनाया। यहाँ नीचे इन परिवर्तन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनकी मदद से हम इस बात को समझ सकते हैं। चित्र 6.3 में हम देख सकते हैं कि यूनानी मंदिरों में छत का वजन बढ़ाने के लिए खंभों का उपयोग किया जाता था। भारतीय मंदिरों में भी खंभे और आड़े बीम छत का वजन ढोने का काम करते थे। जिस तरीके से यहाँ पे 6.3 में आप लोग देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से कि कैसे बताया गया है। अब आगे देखते हैं, मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में केवल खंभों व बीमों का उपयोग करते हुए अति विशाल और ऊंचे खंभों का निर्माण किया गया है। चित्र में देख सकते हैं कि किस तरीके से बीमों के माध्यम से मंदिरों का निर्माण किया गया है। यहाँ हम खजुराहो मंदिर का चित्र 6.4 देख सकते हैं, जिसमें इस बात की पुष्टि होती है यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। इसे हम मंदिर निर्माण कला का उत्तम उदाहरण मान सकते हैं। इसमें एक अत्यंत जटिल आकृति सैकड़ों छोटे मंदिर शिखरों को मिलाकर बनाई गई है। जिस तरीके से यहाँ पे 6.4 में आप लोगों को दिखाया गया कि सन 1054 में बना खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर देख सकते हैं। यहाँ पे चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है कि किस तरीके से मंदिरें निर्माण की गई हैं। अब आगे देखते हैं, रोचक बात यह है कि उत्तरी यूरोप में भी जटिल आकृति वाले गिरजाघर 12वीं सदी से बनने लगे हैं। यह और भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली कि उत्तरी यूरोप में क्या है, जटिल आकृति मतलब बहुत ही जटिल रूप से बनाई जाने वाली जो गिरजाघर की जो 12वीं सदी में बनने लगी। इस शैली को गोथिक शैली कहते हैं, जो बनाई गई है, जो क्या है 12वीं सदी में गिरजाघर में निर्माण किया जाने लगा, जिसको गोथिक शैली कहा गया है। इसका एक नमूना पेरिस नगर का प्रसिद्ध नोट्रे-डेम गिरजाघर चित्र जो 6.5 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिखाया गया। फ्रांस में पेरिस में बना एक नोट्रे-डेम गिरजाघर। अब आगे देखते हैं,
आज से 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य में छत के वजन को उठाने के लिए मेहराब का भी उपयोग होने लगा। मतलब जो छत की वजन थी उसको बढ़ाने के लिए किया गया था। चित्र 6.6 में देख सकते हैं आप लोग जो रोमन मेहराब है। मेहराबों की मदद से गुंबदों का भी निर्माण होने लगा था। आगे हम एक रोमन गुंबद पैंथियन चित्र जो 6.7 में देख सकते हैं। अंदर से देखने में यह बहुत भव्य, यहाँ आप लोग देख सकते हैं 6.7 में दिखाया गया कि ये पैंथियन अंदर का दृश्य किस तरीके से बनाया गया है। अब आगे देखते हैं। लगता है लेकिन बाहर से देखने में उतना प्रभावी नहीं दिखता। जो चित्र 6.7 और 6.8 की तुलना करें तो आप लोग देखें 6.7 और 6.8 में दिखाया गया है। आप लोगों के 8 की चित्र में दिखा देती हूँ 6.8 में कौन सी चित्र दिखाई गई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ कि किस तरीके से 6.8 में पैंथियन का बाहरी दृश्य दिखाया गया है। इन दोनों चित्रों में क्या है, अंतर देखने को मिल रही है। अब आगे देखते हैं। बाहर से प्रभावी गुंबद इस्लामी वास्तुकला की देन है। जो बाहर की जो वास्तुकला की जो देन है, जो निर्माण किया गया है, वो इस्लामी वास्तुकला की देन है। देखिए यरूशलेम में सन 691 में बना गुंबद डोम ऑफ द रॉक का चित्र जो 6.9 में दिखाया गया। मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी चित्र किस तरीके से बनाया गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि मेहराबों में सजे भवन का शानदार ऊंचा गुंबद कितना प्रभावशाली दिख रहा है। भारत में एक शैली के साथ भारतीय मंदिर वास्तुकला का सुंदर मिश्रण हुआ, जिसके विभिन्न रूप हम विजयनगर में लोटस महल, फतेहपुर सीकरी के राजमहल आदि में देख सकते हैं। गुंबद और मेहराब का नया और अद्वितीय स्वरूप ताजमहल जो सन 1648 में देख सकते हैं कि किस तरीके से आप लोग भी देखे होंगे, जहाँ तक कि ताजमहल का जो आकृति है वो मेहराब जो वास्तुकला वो किस तरीके से बनाई गई है, उनके ढांचे को आप लोग भी चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। ताजमहल की गुंबद और मेहराब जो ऊपर बनी होती है चोटी में भारतीय नक्काशी, उनमें बनी हुई चित्रें व डिजाइन का समावेश है। समावेश मतलब एक दूसरे का मेल जोल है। उदाहरण के लिए गुंबद के शीर्ष का बना विशाल उल्टा कमल का फूल और उससे निकली कलसावली बताया गया है। गुंबद खुद गोलाई के साथ एक गेंद का आभास होता है। गुंबद एक जिस तरीके से आप लोगों को मैं चित्रों के माध्यम से दिखा सकती हूँ। यहाँ पे 6.9 में दिखाया कि यरूशलेम में सन 691 में बना एक गुंबद डोम ऑफ द रॉक जिस तरीके से यहाँ दिखाया गया है। आप लोग 6.8 में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से गुंबद मेहराब का उपयोग किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि जिस गुंबद और मेहराब का उपयोग रोमन साम्राज्य ने प्राचीन काल में किया था, जिसे मध्यकालीन प्राचीन यूरोप में भुला दिया गया था। जो चीज़ें गुंबद और मेहराब जो रोम साम्राज्य का जब शासन चल रहा था उस समय किया गया था, जिसे लेकिन मध्यकालीन प्राचीन यूरोप में उसको भुला दिया गया और एक नई वास्तुकला सामने आई। उनका इस्लामी देशों और भारत में भरपूर उपयोग किया गया। यही नहीं, उसे एक नया रूप दिया गया जब इटली में 14वीं सदी में फिर से प्राचीन यूनानी और रोम संस्कृति में रुचि जगी, तो वहाँ के वास्तुशिल्पियों ने मेहराब और गुंबद का उपयोग फिर से शुरू कर दिया। जब वास्तुशिल्प जो बनाने वाले कारीगर थे, उन्होंने फिर से यूनान और रोम संस्कृति में रुचि जागी और उन्होंने मेहराब और गुंबद को फिर से उपयोग में लाना शुरू किया। इसमें उन्होंने गुंबद और मेहराब के उस स्वरूप को अपना आधार बनाया जिसे इस्लामी वास्तुकला ने विकसित किया था। जो गुंबद और मेहराब बनाने की जो शुरुआती थी वो आधार किसको, जिसे हमने इस्लामी वास्तुशिल्प ने विकसित की थी। अब आगे देखते हैं। इटली के प्रसिद्ध कलाकार माइकलेंजेलो ने जब सन 1547 में सेंट पीटर मकबरे की कल्पना की, तो उसने यूनानी मंदिर, रोम गुंबद तथा इस्लामी गुंबदों से प्रेरणा ली कि किस तरीके से ऊपर के जो मेहराब बनते हैं वो उसका निर्माण कैसे
किया जाए। वो उन्होंने उस कलाकार में उपयोग कला बनाने में प्रेरणा ली। अब आगे देखते हैं इस तरह की वास्तुशैली जिसमें ऊंचे यूनानी खंभों, मेहराब और गुंबद का उपयोग किया जाता है, जो क्लासिकल शैली या शास्त्रीय शैली कहा जाता है। यह बहुत अच्छी बातें बताई गई कि जो वास्तुकला शैली में ऊंचे यूनानी खंभों, जो खंभों आप लोग देखे होंगे कि किस तरीके से खंभे बनाने में उपयोग में ले जाते हैं, मेहराब और गुंबद का उपयोग किया जाता है, उसे क्लासिकल शैली या फिर शास्त्रीय शैली कहा जाता है। इस शैली का प्रचलन आज भी है। ये भी आज भी ऐसी वास्तुकला शैली का उपयोग भवनों में बनाने या मंदिरों बनाने में किया जाता है। आगे देखते हैं चित्रकला और मूर्तिकला। रेनेसां युग, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, रेनेसां मतलब पुनर्जागरण का युग, मुख्य रूप से अपनी विशिष्ट चित्रकला और मूर्तिकला के लिए जाना जाता है। यूरोप के मध्य युग में चित्रकला के विषय काफ़ी सीमित थे, जिनमें प्रमुख थे बाइबल के पात्रों और संतों के चित्र, जो 6.12 में दिखाए गए हैं। चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि 13वीं सदी में बना माता मरियम, यीशु और संतों के चित्रों को दिखाया गया है। चलिए बुक की ओर ध्यान देते हैं। 13वीं सदी के अंत में इसमें बदलाव होने लगा और एक नए जीवंत चित्रण मतलब जीवन से संबंधित चित्रों को दर्शाने लगे। जीते जाते लोगों के अवलोकन के आधार पर बनने लगे। मतलब जो जीते जागते जो लोग थे उनको अनुमान अवलोकन करके उसी आधार पर बनाया जाने लगा। अब भी धार्मिक विषय महत्वपूर्ण बने रहे, मगर रईसों व सफल पेशेवरों के चित्र भी बनने लगे। जो कहते हैं जो रईस थे, सफल पेशेवर, जो किसी मुख्य कार्य को करने वाले लोग, उनके भी चित्र बनने लगे। धार्मिक विषय का चित्रण भी इस तरह से किया गया कि मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं, भावनाओं, अवस्थाओं तथा मानव शरीर के विभिन्न रूपों को दर्शाया जाए। इसमें मतलब धार्मिक विषयों के अंतर्गत के चित्रों को किस तरीके से मनुष्य की भावना, उसके पहलू, उनकी अवस्था तथा शरीरों को किस स्थिति से कैसे उसे भिन्न भिन्न रूपों में लोगों ने, चित्रकार जो थे उन्होंने दर्शाए हैं। अब आगे देखते हैं रंग, तकनीक और विज्ञान का उपयोग। चित्रकार एक और वास्तुगत हकीकत को हूबहू दर्शाने का प्रयास कर रहे थे। मतलब चित्रकार की अक्सर कोशिश रहती थी कि वो हकीकत चित्र है वो उसी तरीके से हूबहू उससे मिलती हुई चित्र बनाए, और दूसरी ओर नए रंगों व तरीकों को आजमा रहे थे। और साथ ही साथ वो रंगों का उपयोग और किस जगह पर कैसे रंगों का इस्तेमाल किया जाए, इसका वो आजमाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौर में भारत और ईरान में आए नए रंगों का उपयोग यूरोप में होने लगा। साथ साथ तैल रंगों का उपयोग भी होने लगा था। इसमें क्या है, देखने को मिलता है कि भारत और ईरान में जब नए नए रंगों का उपयोग होने लगा, उपयोग क्या है यूरोप में भी होने लगा। और साथ ही साथ ऐसे ही तरल रंगों का भी उपयोग किया जाने लगा। इनकी मदद से रंगों के अनेक शेड दिखाए जा सकते हैं। जैसे आप चित्रों में शेड बने हुए रहते हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो ये उस समय से सूर्य की किस तरीके से रंगों के माध्यम से शेड को दिखाया जा सके। एक और महत्वपूर्ण आविष्कार परिप्रेक्ष्य की समझने, किसी चीज को जैसे वह दिख रही है वैसे ही दर्शाने में मदद की। जो आविष्कार थे उन्होंने क्या किया है, पर्सपेक्टिव, जिसमें उन्होंने जैसे है उसे उसी रूप में ढालने में अक्सर कर कोशिश। जब हम किसी दृश्य को देखते हैं तो पास की चीज़ें बड़ी और दूर की छोटी दिखेंगी। वे पीछे की ओर एक ज्यामितीय अनुमान में छोटी होती जाएंगी। इस अनुमान की गणना से चित्रकारों को दूर और पास की चीज़ों को अलग करने में मदद की। किस तरीके से, देखिए कि चित्रों को कैसे, दूर की चीज़ों को, पास की चीज़ों को कैसे चित्रों के माध्यम से गणना की, इसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी सीखने को मदद मिली। इसका एक उदाहरण प्रसिद्ध चित्रकार राफेल के इस चित्र में देखे जा सकते हैं। इस चित्र में हम दूर व पास का एहसास इस बात से करा सकते हैं कि दूर के लोग
छोटे और पास के लोग बड़े दिख रहे हैं। इसके ज्यामितीय रूप को मुख्य पात्रों के पीछे संक्रिय होती रेखाओं से समझ सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे चित्रों में दिखाया गया कि पास के जो लोग हैं उनकी आकृति कैसी दिख रही है, बड़े दिख रहे हैं, और साथ में जो दूर के लोग हैं वो छोटे दिखाई दे रहे हैं। अब आगे देखते हैं, एक दूसरे के तरीकों से नए विकसित हो रहे थे। विज्ञान ने कलाकारों को मानव शरीर संरचना का अध्ययन करने में भी मदद की कि किस तरीके से मनुष्य की संरचनाओं को या मनुष्य की आकृतियों को किस तरीके से कला के रूप में उसे बनाया जाए, उसे एक रूप दिया जाए। इसी काल में विलासियस नामक चिकित्सक ने शवों को काटकर मानव हड्डी, मांसपेशी, आंतरिक अंग आदि का अध्ययन करके उन पर पुस्तकें प्रकाशित की कि किस तरीके से मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंगों को उन्होंने पुस्तक में प्रकाशित की। कई चित्रकार भी मानव शरीर संरचना को बेहतर समझने के लिए सविच्छेदित करते रहे, मतलब शरीर के अंगों को अलग अलग भागों में देखने और समझने में कोशिश करने लगे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण थे लियोनार्दो दा विंची, जिन्होंने किस तरीके से मनुष्य के शरीर को अंगों को विभिन्न भागों में विभिन्न शरीर की संरचनाओं को बेहतर समझने के लिए विभिन्न चित्रों के माध्यम से उन्होंने कोशिश की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चित्र 6.14 में दिखाया गया कि लियोनार्दो दा विंची का महान चित्र मोनालिसा का एक खूबसूरत चित्र दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं दो महत्वपूर्ण चित्रकार। यूँ तो इटली के रेनेसां काल में कई महान चित्रकार हुए, परंतु यहाँ हम उनमें से केवल दो की ही उदाहरण के लिए ले सकते हैं। ये है लियोनार्दो दा विंची और माइकलएंजेलो। लियोनार्दो जन्म सन 1452, मृत्यु सन 1519, एक वैज्ञानिक, शिल्पकार, वास्तुकार, आविष्कारक और चित्रकार थे। वे रेनेसां युग के लोगों के बहुमुखी रुचि और व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते थे कि किस तरीके से उन्होंने पुनर्जागरण के काल में लोगों की रुचि थी उसको व्यक्तिगत रूप से कैसे प्रदर्शित किए। उनका सबसे चर्चित चित्र है मोनालिसा। इस चित्र में उन्होंने एक महिला को हल्के से मुस्कुराते हुए दिखाया गया है, जो आप लोगों को मैंने 6.14 में दिखाया, यहाँ आप देख सकते हैं। इस मुस्कान के अर्थ बूझने में विद्वान पिछले 500 सालों में लगे हुए हैं। एक तरह से यह उस युग का प्रतीक है। मनुष्य के क्षण भर के हल्के से हल्के मुख भावों को भी इतना महत्वपूर्ण बनाना और उसे हमेशा के लिए चित्र में कैद कर देना, इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि किस तरीके से लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा के चित्रों को खूबसूरत एक हल्की सी मुस्कान में उन्होंने प्रदर्शित की थी। आगे देखते हैं, माइकलएंजेलो जन्म सन 1475, मृत्यु सन 1564 को विश्व इतिहास के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में गिना जाता है। वे फ्लोरेंस शहर के थे। उन्हें पोप का आश्रय प्राप्त था, मतलब पोप के द्वारा उन्हें आश्रय दिया गया था, जिनके लिए उन्होंने अनेक कलात्मक कला के माध्यम से परियोजनाएं पूरी की। ऐसे बहुत सारे कार्य किए। इनमें से सबसे अधिक चर्चित थे सिस्टाइन गिरजाघर की दीवारों व छत को ईसाई धर्म के से संबंधित चित्रों से सजाना। उनके बनाए हुए एक चित्र का अंश देखें, चित्र 6.15 में माइकलएंजेलो जिसमें दिखाया गया है। आप ये चित्र देख सकते हैं कि वो दीवारों पर जो ईसाई धर्म से संबंधित चित्र दीवारों पर सजाने के लिए बनाए गए थे। जितने अच्छे चित्रकार थे उतने ही अच्छे मूर्तिकार भी थे। वो चित्र बनाने में भी उतने ही अच्छे थे जितने वो मूर्ति भी आसानी से और अच्छे बना सकते थे। उन्होंने इटली के बेदाग संगमरमर का अभूतपूर्व उपयोग किया। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति द पिएता को देखें। मैं आप लोगों को चित्र दिखाऊंगी कि किस तरीके से बनाई गई। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, चित्रों के माध्यम से 6.16 में दिखाया गया है। इस मूर्ति में मानव शरीर, मानवीय भावना और कपड़ों का यथार्थ चित्रण है। साथ ही मृत बेटे को गोद में थामने वाली माँ का शोक उसकी गंभीरता में स्पष्ट झलकता है। जो
6.16 और 6.17 में दिखाया गया है। देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से माइकलैंजेलो की कृति द पिएटा में मृत ईसा मसीह के शरीर को थामे माता मरियम, और यहाँ पे दिखाया गया 6.17 में माता मरियम का शोकाकुल चेहरा, जिसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से चित्रों के माध्यम से मूर्ति से उन्होंने मानव शरीर की मानवीय भावना जो थी, जो मनुष्य के अंदर भावनाएं उनको उन्होंने प्रदर्शित किया, और साथ ही उन्होंने कपड़ों का जो यथार्थ चित्रण रहता है उन्होंने भी बहुत बेहतर तरीके से चित्रों में दिखाने की और मूर्ति के रूप में उसे बनाने की कोशिश की है, जो स्पष्ट झलकता है। अब आगे देखते हैं। रेनेसां काल काफ़ी हद तक ईसा मसीह से तो प्रेरित थी, लेकिन साथ ही साथ उस पर प्राचीन रोमन कला का गहरा प्रभाव था। यह तो पुनर्जागरण काल की ये काफ़ी कोशिश की गई थी, लोगों को प्रेरित किया गया था ईसाई धर्म से, लेकिन साथ ही साथ क्या था, रोमन कला का भी जो गहरा प्रभाव पड़ा था कि वो किस तरीके से आकृति मूर्ति का निर्माण करते हैं और भावनाओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं। माइकलैंजेलो जैसे कलाकारों ने बहुत ध्यान से प्राचीन चित्रों, मूर्तियों और भावनाओं का अध्ययन किया था और उनका अनुकरण करने का प्रयास किया। जो माइकलैंजेलो थे उन्होंने कला को बहुत ही ध्यान तरीके से चित्रों, मूर्तियों और भावनाओं का अध्ययन किया और साथ ही उनका अनुकरण किया कि वह कैसे करने में सफल होते हैं। उन्होंने काफ़ी कोशिश की। आज के लिए आप लोगों के लेसन यहीं तक। आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्यापार और युद्ध ने किस प्रकार विभिन्न देशों के बीच ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान में मदद की होगी। क्वेश्चन नंबर 2, यूरोप के प्राचीन साहित्य की क्या विशेषताएं थी। मध्यकाल में उनका अध्ययन क्यों लुप्त हो गया था। ये 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।